एमए उत्तरार्ध के प्रिय छात्रों, अभी ध्वन्यालोक जिसका प्रथम उद्योग तो आपके सिलेबस में है, उस पर चर्चा चल रही है। वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ के विषय में ध्वन्यालोककार ने चर्चा प्रारंभ कर रखी है। आज हम जो प्रतिपाद्य वाच्यार्थ है, उस वाच्यार्थ का जो व्यापार है उसको भी कवि को दिखाना चाहिए। इसके विषय में चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। ध्वन्यालोककार आनंद वर्धनाचार्य कहते हैं, प्रतिपाद्यस्यापि तम दर्शयतु माह, अर्थात जो प्रतिपाद्य है अर्थात वाच्यार्थ है, उसके भी उस व्यापार को दिखाने के लिए कहते हैं। वाच्यार्थ का व्यापार कौन है, ये सब आगे स्पष्ट कर रहे हैं। यथा पदार्थ द्वारेण वाक्यार्थ संप्रतीयते वाच्यार्थ पूर्विका तद्वत् प्रतिपत्तस्य वस्तुनः। यथा पदार्थ द्वारेण वाक्यार्थः संप्रतीयते तद्वत् तस्य वस्तुनः प्रतिपत् वाच्यार्थ पूर्विका। अर्थात जिस प्रकार पदों के अर्थ के द्वारा वाक्य के अर्थ की प्रतीति की जाती है, उसी प्रकार उस वस्तु यानी जो प्रतीयमान अर्थ है, व्यंग्यार्थ है, उसकी प्रतीति वाच्य अर्थ के ज्ञान पूर्वक की जाती है। अर्थात हमें सबसे पहले वाच्यार्थ की प्राप्ति होती है और उसके अनंतर ही प्रतीयमान अर्थ या व्यंग्यार्थ की प्राप्ति होती है। इसको स्पष्ट करते हुए वृत्ति में ध्वन्यालोककार जो है उन्होंने कहा है, यथा ही पदार्थ द्वारेण वाक्यार्थावगमस् तथा वाच्यार्थ प्रतीति पूर्विका व्यंग्यार्थस्य प्रतीति ही। अर्थात जिस प्रकार पदों के अर्थ के द्वारा वाक्य के अर्थ का ज्ञान होता है, उसी प्रकार व्यंग्य अर्थ की प्रतीति वाच्य अर्थ की प्रतीति के द्वारा होती है। यहाँ पर कुछ खास शब्द प्रयुक्त हुए हैं। प्रतिपाद्य में प्रतिपत्त, इसको ग्रहण करते हुए प्रतिपत्तस्य वस्तुनः, ऐसा जो कहा है वहाँ प्रतिपत्त जो शब्द है वह क्या है? प्रतिपत्त शब्द का अर्थ होता है प्रतीति या ज्ञान, या प्रति उपद पूर्वक पद धातु से क्विं प्रत्यय भाव के अर्थ में करने पर बनता है। यहाँ लोचनकार के अनुसार जिस प्रकार पहले पदार्थ का ज्ञान होता है तब वाक्यार्थ का यह क्रम है, उसी प्रकार पहले वाच्य अर्थ की प्रतीति होती है और तब व्यंग्य अर्थ की यह क्रम है। किंतु जो पदों के अर्थ ज्ञान में कुशल है, उसे पदार्थ और वाक्यार्थ का क्रम प्रतीत नहीं होता है। उसी प्रकार जो सहृदय है, उसे वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ का क्रम लक्षित नहीं होता है। अर्थात हमें व्यंग्यार्थ की प्रतीति होती है या सहृदय सामाजिक उसको व्यंग्यार्थ की प्रतीति होती है, लेकिन व्यंग्यार्थ की प्रतीति से पूर्व वाच्यार्थ अवश्य ही प्राप्त होता है। वाच्यार्थ के बिना व्यंग्यार्थ की प्रतीति नहीं हो सकती। यह बात यहाँ पर इन्होंने कही है। इसलिए आगे कह रहे हैं, इदानीं वाच्यार्थ प्रतीति पूर्वकत्वे अपि तत्प्रतीतेर व्यंग्यार्थस्य प्राधान्यम यथा न विलुप्येत तथा दर्शयति। अर्थात अब उस व्यंग्य अर्थ की प्रतीति के वाच्यार्थ प्रतीति पूर्वक होने पर भी जिस प्रकार व्यंग्य अर्थ की प्रधानता लुप्त नहीं होती, वह दिखाते हैं। आचार्य आनंदवर्धन कहते हैं, स्वसामर्थ्य वशेनैव वाक्यार्थं प्रथयन्नपि यथा व्यापार निष्पत्तौ पदार्थो न विभाव्यते। अर्थात जिस प्रकार अपनी सामर्थ्य यानी आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि के द्वारा ही वाक्य के अर्थ को प्रकट करता हुआ भी पदों का अर्थ व्यापार के निष्पन्न हो जाने पर अलग प्रतीत नहीं होता है। यानी वृत्ति में इसको स्पष्ट करते हुए वो कहते हैं, यथा स्वसामर्थ्य वशेनैव वाक्यार्थं प्रथयन्नपि पदार्थो व्यापार निष्पत्तौ न भाव्यते विभक्ततया।
जिस प्रकार अपने सामर्थ्य के वश की बात करें तो वह ही वाक्यार्थ को फैलाता हुआ भी पदार्थ व्यापार के पूर्ण हो जाने पर विभक्त रूप से प्रतीत नहीं होता है। यहाँ कुछ खास शब्दों का प्रयोग हुआ है, उन्हें हमें समझ लेना चाहिए और उनमें निहित जो भाव है उसको भी हमें जान लेना चाहिए। सबसे पहले कहा है कि न विलुप्येत, अर्थात जो व्यंग्यार्थ है, प्रतीयमान अर्थ है, उसकी प्रधानता लुप्त ना हो, उसकी प्रधानता रहनी चाहिए। काव्य के अंदर जब तक व्यंग्यार्थ है, प्रतीयमान अर्थ है, उसकी प्रधानता है, तभी तक श्रेष्ठ काव्य बनता है। यहाँ लोचनकार के अनुसार क्रम में वाच्यार्थ का कथन पहले भले हो, किंतु सहृदयों का हृदय व्यंग्य अर्थ के प्रति रणरणक यानी उत्सुक रहता है और उस रणरणक वश त्वरित होते हुए सहृदयजन बीच में विश्राम नहीं करते। इस प्रकार कर्म के होते हुए भी वह लक्षित नहीं होता। यही व्यंग्य अर्थ के प्राधान्य का हेतु है। व्यंग्य अर्थ की प्रधानता होती है तो सहृदय सामाजिक को केवल उसकी ही प्रतीति होती है, उसका बुद्धि कौशल उसको ही ग्रहण करता है। फिर यहाँ पर सामर्थ्य शब्द का प्रयोग किया है, स्व सामर्थ्य वशे नैव में। तो सामर्थ्य का अर्थ है आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि। ये तीनों ही पद समूह के वे धर्म हैं जिनसे वाक्य स्वरूप लाभ करता, अर्थात इन तीनों से ही वाक्यार्थ की प्राप्ति होती है। पदार्थों के परस्पर संबंध में बाधा का अभाव ही योग्यता होता है। पद समूह में इस योग्यता के अभाव में किसी प्रकार का अभाव ही योग्यता है। पद समूह में इस योग्यता के अभाव में किसी प्रकार वह वाक्य नहीं कहा जा सकता। जैसे वन्निना सिंचती, यह पद समूह योग्यता रहित है क्योंकि सेचन कार्य की योग्यता अग्नि में नहीं है, इसलिए वाक्य नहीं है। पद समूह को वाक्य बनने में आकांक्षा भी होनी चाहिए, अर्थात एक पद से दूसरे पद के अन्वय का अनुभावन होना चाहिए। आकांक्षा रहित पद समूह जैसे गौ, रस्वः, पुरुषः, हस्ती, शकुनिः, मृगः, ब्राह्मणः इत्यादि, यहाँ एक पद से दूसरे पद का अन्वय प्रतीत नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर आकांक्षा नहीं है। पदों में परस्पर आकांक्षा होनी चाहिए, वह नहीं है। सन्निधि है तीसरा, जिसको आसक्ति भी कहा जाता है, निकटता या समीपता भी कहा जाता है। तो सन्निधि या आसक्ति बुद्धि का अविच्छेद है, अर्थात एक पद का दूसरे पद से सामयिक व्यवधान नहीं होना चाहिए। जैसे कोई पद समूह स्वतः घंटे के व्यवधान के द्वारा कहा जाए तब उसमें सन्निधि का अभाव होता है, अतः वह वाक्य नहीं कहला सकता। जैसे घटम कहने के 1 घंटे के बाद यदि आने कहा तो यह पद समूह वाक्य नहीं हो सकता। उपयुक्त सामर्थ्य के द्वारा ही पदार्थ वाक्यार्थ का बोध कराते हैं, यह हमें जान लेना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ यह स्पष्ट कर दिया है कि जिस प्रकार पदों के समूह को हम उसके अर्थ को सीधा ग्रहण नहीं करते हैं, अभिधावृत्ति के द्वारा प्रत्येक पद पहले अपने अपने अर्थ को प्रकट करता है, उसके पश्चात योग्यता, आकांक्षा और सन्निधि के कारण से पदों का जो समूह है अर्थात जो वाक्य है उसके अर्थ को जो एक अन्य व्यापार है वह व्यापार ही जिस प्रकार से वाक्यार्थ को प्रस्तुत करता है उसी प्रकार से वाच्यार्थ के पश्चात जो व्यंग्यार्थ की प्रतीति होती है उस प्रतीति के लिए भी अभिधा से भिन्न व्यंजना नाम की वृत्ति होती है, जिसके द्वारा हम व्यंग्यार्थ या प्रतिमान अर्थ को ग्रहण करते हैं। फिर आगे स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि तद्वत् सचेतसाम सोर्थो वाच्यार्थ विमुखात्मनाम बुद्धौ तत्वार्थदर्शिन्याम झटित्येवावभासते। यानी तद्वत् स अर्थः वाच्यार्थ विमुखात्मनाम सचेतसाम तत्वार्थदर्शिन्याम बुद्धौ झटिति एव अवभासते। यानी उसी प्रकार वह व्यंग्य अर्थ
वाच्यार्थ से विमुख रहने वाले सहृदयों की तत्वार्थ दर्शनी बुद्धि में झट से ही प्रकाशित हो जाती है। यानी वाच्यार्थ की प्रतीति हो या न हो, प्रतीति होती है लेकिन उसका ज्ञान कब हुआ यह बोध ही नहीं होता है, और तुरंत उसके पश्चात हमें व्यंग्य अर्थ की प्रतीति हो जाती है। अर्थात जो तत्व के अर्थ को जानने वाली बुद्धि है, सहृदय सामाजिकों में रहती है, वह ही उसको ग्रहण करती है। एवं वाच्य व्यतिरेकिणो व्यंग्यार्थस्य सद्भावं प्रतिपाद्य प्रकृति उपयोजयन् न। इस प्रकार वाच्यार्थ से अतिरिक्त व्यंग्यार्थ के अस्तित्व और प्राधान्य का प्रतिपादन करके प्रकृति में उसका उपयोग करते हुए कहते हैं। यानी जो व्यंग्य अर्थ है, प्रतिमान अर्थ है, उसका प्रकृति में उपयोग क्या है, यानी काव्य के अंदर उसका उपयोग क्या है, इस बात को स्पष्ट करते हुए उस ध्वनि के विषय में या प्रतिमान अर्थ के विषय में कह रहे हैं। यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनी कृतस्वार्थौ व्यंग्यः काव्य विशेषः स्वध्वनिरिति सूरिभिः कथितः। यत्र अर्थः शब्दः वा उपसर्जनी कृतस्वार्थौ तम अर्थम व्यंग्यः स काव्य विशेषः सूरिभिः ध्वनि इति कथितः। इस प्रकार वाच्यार्थ से अतिरिक्त व्यंग्यार्थ के अस्तित्व और उसके प्राधान्य का प्रतिपादन करके प्रकृति में उसका उपयोग करते हुए कहते हैं कि जहाँ अर्थ स्वयं को अथवा शब्द अपने अर्थ को गुणीकृत करके यानी अप्रधान बना करके उस प्रतिमान अर्थ को अभिव्यक्त करते हैं, वह काव्य विशेष विद्वानों द्वारा ध्वनि कहा जाता है। यहाँ यह स्पष्ट कह दिया इन्होंने कि जब तक वाच्यार्थ अप्रधान नहीं होगा और व्यंग्य अर्थ प्रधान नहीं होगा, तब तक वास्तव में वह ध्वनि काव्य नहीं होगा। ध्वनि काव्य वही होगा जहाँ पर ध्वनि की प्रधानता होगी। ध्वनि की प्रधानता के बिना वह ध्वनि काव्य नहीं कहला सकता। यह बात इन्होंने यहाँ पर कही है। इसीलिए वृत्ति में जो कहा कि जहाँ अर्थ यानी वाच्य विशेष या शब्द यानी वाचक विशेष, इन दोनों को हमें समझ लेना चाहिए। यानी वाच्य और वाचक, यानी वाच्य विशेष अर्थ और शब्द यानी वाचक विशेष शब्द उस प्रतिमान अर्थ को अभिव्यक्त करते हैं। अर्थात ये दोनों ही वाच्यार्थ और वाचक शब्द, ये दोनों ही जो प्रतिमान अर्थ है उसको अभिव्यक्त करते हैं। अर्थात जो प्रतिमान अर्थ है उसको ही स्फुट करने में वे लगे रहते हैं, अर्थात वह किसी प्रकार से अभिव्यक्त हो जाए, ऐसा कार्य वाच्यार्थ और वाचक शब्द करते हैं। वह काव्य विशेष ध्वनि कहलाता। अर्थात जिस प्रकार से ऐसी व्यवस्था होती है काव्य में, अर्थात वाचक शब्द और वाच्य अर्थ ये दोनों जहाँ पर व्यंग्य अर्थ को प्रधान बनाने में ही जुटे रहते हैं, इस प्रकार का जो काव्य होता है उस काव्य को ध्वनि काव्य कहते हैं। यह हमें स्पष्ट समझ लेना चाहिए। यहाँ कुछ खास शब्द आए हैं। सद्भावम यानी सत्ता या अस्तित्व का लोचनकार अभिनव गुप्त ने जो अर्थ किया है उसके अनुसार इसका अर्थ है अच्छाई या श्रेष्ठता, और इसका जो वास्तविक अर्थ है वह है सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते। अमरकोश के अनुसार यह अर्थ वहाँ पर हमें प्राप्त होता है। अर्थात प्रकृति में विस्तार से जो ध्वनि के सद्भाव का प्रतिपादन किया है उससे ध्वनि की अच्छाई और प्रधानता भी ध्वनित होती है। प्रकृति, यहाँ प्रकृति शब्द का अर्थ क्या है? प्रकृति का मतलब है ध्वनि के लक्षण में, यानी ध्वनि की ही चर्चा हो रही है काव्य में, ध्वनि की प्रधानता होनी चाहिए। इसलिए प्रकृति का मतलब यहाँ पर है ध्वनि के लक्षण में, क्योंकि ध्वनि का लक्षण करने का उपक्रम किया जा रहा है। ध्वनि क्या है इसको बताया जा रहा है। उपसर्जनी कृतस्वार्थौ यानी अपने को और अपने अर्थ को, यानी वाचक शब्द स्वयं को और स्वयं के अर्थ यानी वाच्यार्थ को गुणीकृत करके यानी अप्रधान करके स्थित रहते हैं। तात्पर्य यह है
कि अर्थ स्वयं को गुणीकृत करता है और शब्द अपने अर्थ को गुणीकृत करता है। स्वश्च अर्थश्च इति स्वार्थौ तौ गुणीकृतौ याभ्याम तौ इति उपसर्गीकृत स्वार्थौ। व्यंगतः यानी अभिव्यक्त करते हैं, यानी व्यंजना के द्वारा जो व्यंग्य अर्थ अभिव्यक्त होता है उसे ही यहाँ पर व्यंगतः इस पद के द्वारा कहा गया है। यद्यपि शब्द से या अर्थ से व्यंग्य अर्थ की अभिव्यक्ति होती है, अतः यहाँ व्यनक्ति इस एक वचन का प्रयोग होना चाहिए, तो भी शब्द को व्यंग्य अर्थ की अभिव्यंजना के लिए, अर्थ की अभिव्यंजना के लिए शब्द की सहकारिता हमेशा अपेक्षित रहती है। अतः यहाँ पर द्विवचन का प्रयोग किया है, जो कि बहुत ही आवश्यक है। प्रिय छात्रों, मैं समझता हूँ कि आज का यह जो व्याख्यान है इसमें वाच्य अर्थ और वाचक शब्द ये दोनों जो सहृदय सामाजिक हैं उनको भी पहले प्रतीत होते हैं, काव्य को सुनने के साथ में ही या पढ़ने के साथ में ही, लेकिन वे उनकी दृष्टि में गौण होते हैं। क्योंकि ये दोनों ही, वाचक और वाच्य दोनों ही उस व्यंग्य अर्थ की अभिव्यक्ति में अपने आप को लगाते रहते हुए उन्हें प्रतीत होते हैं। अर्थात वाचक शब्द और वाच्य अर्थ दोनों स्वयं को गुणीकृत करके और व्यंग्य अर्थ को प्रधान बनाते हुए काव्य के अंदर स्थित रहते हैं। इस प्रकार का जो काव्य होता है वह ध्वनि काव्य होता है। अर्थात ध्वनि काव्य में ध्वनि की प्रधानता होती है, प्रतिमान अर्थ की प्रधानता होती है, व्यंग्य अर्थ की प्रधानता होती है। यह हमें समझ लेना चाहिए। यद्यपि वाच्यार्थ के बिना उसकी प्रतीति नहीं होती है, उसकी भी बहुत आवश्यकता होती है, उसके बिना काव्य नहीं बन सकता, लेकिन वह वाक्य में, काव्य के अंदर स्वयं अप्रधान रहते हैं और व्यंग्य अर्थ को, प्रतिमान अर्थ को, ध्वनि को प्रधान बनाते हुए वहाँ पर स्थित रहते हैं। अस्तु। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।